नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बड़ी अजीब खबर लेकर आया हूं। वैसे खबर का मतलब जानकारी है, और जो मेरे भी कोई सूत्र है जो मुझे जानकारी देते हैं। वो जानकारी मुझे बड़ी अजीब लगी। मैं भी अचंभित हूं, क्या ये हो सकता है। और इसलिए ये थोड़ा अजूबा लगेगा, सुनने वाले भी चकित हो जाएंगे। नेपाल में, हमारा पड़ोसी देश में जो कुछ चल रहा है, क्या वो सिर्फ एक दंगा फसाद है? बांग्लादेश, श्रीलंका जैसा है? इंडोनेशिया, फ्रांस जैसा है? या वहां कुछ और होने वाला है? तो जो जानकारी मुझे मिली है, जिस पर डीप स्टेट वगैरह वगैरह आरोप होते हैं, वो झूठ नहीं है। लेकिन एक बात है, जब हमारे पड़ोसी देश में इतना बड़ा बवाल हो रहा है, उथल पुथल हो रही है, तो हम भी चुप नहीं रहते। हम भी उधर ध्यान नजर गड़ाए रहते हैं। और जो जिस तरीके से टाइमलाइन है, वो देख के मुझे लगता है, और जानकारी भी कुछ मिली है, शायद शायद नेपाल भारत का 29वां एक प्रदेश या राज्य हो सकता है, जिसको हम या इंडियन यूनियन स्टेट्स बोलते हैं, या संघ राज्य बोलते हैं। भारत का जो संघ राज्य है, उसमें आज 28 कुछ राज्य है, और 6-8 कुछ केंद्र शासित प्रदेश है। उसमें शायद नेपाल एक 28वां, अपना 29वां राज्य बन सकता है, अगर जो जानकारी मुझे मिली है और उसी दिशा में अगर राजनीति और घटनाएं आगे चलती गई, तो शायद एक चमत्कार हम देख सकते हैं। अच्छा, ये बात कोई नई नहीं है। जब इंदिरा जी हमारे देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उस वक्त नेपाल जैसा सिक्किम भी एक अलग राज्य था, अलग प्रदेश था, जो हम हमारे प्रोटेक्शन में था, लेकिन अलग था। जैसे आज नेपाल या भूटान है, भूटान भी एक स्वतंत्र देश है, हमारे देश से सटा हुआ है, चाइना और भारत के बीच में है, वगैरह वगैरह। वैसा ही सिक्किम था। लेकिन एक समय आया, जब इंदिरा जी 40-45 साल पहले, तो जो कुछ करना था वो करके, समझा बुझा कर इंदिरा जी ने सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया था। क्या वैसी हालत, वैसा माहौल नेपाल में बन रहा है? जो जानकारी मेरे पास है, वो जो खबरें आ रही है, अगर उनको मिलाकर देखे और सोचे, तो मुझे भी लगता है कि शायद ये हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है, संभावना है। क्योंकि जो घटनाएं हुई हमने देखी, 48 या 60 घंटों में जो कुछ शुरू हुआ था, वो काबू में आ गया। लेकिन उसमें एक सरकार की बलि हो गई है। देखते देखते जिस सरकार ने पहले दिन बच्चे, युवा रास्ते पर उतर गए थे, उन पर गोली चलाने के आदेश दिए थे, उनको 24 या 36 घंटे में अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। प्रधानमंत्री से लेकर एक एक मंत्री और उनके परिवार जान बचाकर भागते हुए दुनिया ने देखे। लेकिन इसके बारे में जो डीप स्टेट चल रहा था, वो डीप स्टेट जरूर होता है। दुनिया की सब बड़ी ताकतें होती है, सुपर पावर्स होती है, वो ऐसे छोटे छोटे देशों में अपने गुप्तचर भेजकर, अपने एजेंट भेजकर, खुद को चाहिए ऐसी पॉलिसी, नीतियां उस देश को अवलंब करना बाध्य करती है। तो चाइना हो, अमेरिका हो, रूस हो, या पाकिस्तान हो, क्योंकि पाकिस्तान भी नेपाल का एक पड़ोसी देश है। तो इनकी जो खुफिया एजेंसी होती है, वो नेपाल जैसे देश में अपना एक डेरा बना देती है। अगर ये बना देती है,
तो 1400-1800 किलोमीटर की बॉर्डर हम नेपाल के साथ शेयर करते हैं, और एक तरीके से हम उसका नक्शा देखें, मैप देखें, तो नेपाल मानो उत्तर प्रदेश का एक जुड़वा भाई है, इस ढंग की उसकी ज्योग्राफी है। तो अगर नेपाल में जो जो कुछ हो रहा है उस पर क्या भारतीय खुफिया एजेंसी का ध्यान नहीं रहेगा? अमेरिका या चाइना, ऐसे दूर दूर के देशों के लोग और एजेंट आकर नेपाल में कुछ कर रहे, पॉलिटिक्स कर रहे, यहाँ के जनजीवन पर प्रभाव कर डाल रहे, तो क्या भारत उससे अलग रह सकता है? क्योंकि भारत के लिए नेपाल की स्थिरता और सुरक्षा भारत की सुरक्षा से निगड़ित होती है, जुड़ी हुई होती है। और इसलिए अगर नेपाल में कुछ हो रहा है तो ये अचानक नहीं हुआ। अगर 48-50 घंटे में इतना बड़ी आगजनी वगैरह हो गए तो एक ऑर्गेनाइज तरीके से, संगठित तरीके से ये दंगा खड़ा किया गया। शुरू तो बच्चों ने किया होगा, लेकिन जितनी जल्द उसमें और लोग जुट गए और पिन पॉइंटेड वहां हमले हो गए, आगजनी हो गई, पत्थरबाजी हो गई, मारपीट हो गई, वो देखने से लगता है कि ये इतना आसान नहीं था। हजारों लोग रास्ते पर उतरे, लेकिन उन हजारों लोगों में कुछ लोग तो ऑर्गेनाइज थे, उनको पता था हमला कहाँ करना है, आग कहाँ लगानी है, किसको पीटना है, किसको भगाना है। तो इस ढंग की कार्रवाई अमेरिकन खुफिया एजेंसी दुनिया भर में करती है। कभी अफगानिस्तान होगा, कभी इराक होगा, कभी श्रीलंका होगा, कभी म्यांमार होगा, ये अमेरिका की खुफिया एजेंट ये करते रहते। ये कोई नई बात नहीं, इस पर बहुत सारी किताबें तक आई है, किताबें तक आई है। तो इसलिए नेपाल में जो कुछ हो रहा था या हो रहा है, उसमें अमेरिका या उनका जो डीप स्टेट या और कोई टूल किट वगैरह बोला जाता है, इसका बिल्कुल संबंध नहीं, ऐसे मैं मानता नहीं। लेकिन अगर वो उतरे हैं तो इससे नेपाल में जो कुछ होगा उसका प्रभाव भारत की जनजीवन पर और भारत की नीतियां और राजनीति पर होने वाला है। तो भारत की खुफिया एजेंसी भी चुप बैठने वाली नहीं होती। नेपाल में जो कोई परदेशी विदेशी ताकतें काम करती है उस पर हमारी खुफिया एजेंसी का भी ध्यान रहता है, नजर रहती है। और अगर उसमें कुछ हमारे देश के लिए, भारत के लिए हानिकारक होगा तो उसको रोकने की जिम्मेदारी भी उसी हमारी खुफिया एजेंसी पर रहती है। और इसलिए जो खेल शायद इस ढंग से खेला गया, उसके लिए पहले से हमारी खुफिया एजेंसी भी जरूर रेडी होगी, तैयार होगी। एक बोलते हैं ना कि शुरुआत तुमने की है, अंत हम करेंगे। तो मुझे लगता है कि शुरुआत तो टूल किट वाले या डीप स्टेट वगैरह ने जरूर की है, लेकिन जिस ढंग से 3-4 दिन में घटनाएं घटती गई, उसके बाद लगता है कि मामला अब ये टूल किट वाले या डीप स्टेट है उनसे हाथ से निकल चुका है। और पहले हमने देखा कि जो काठमांडू के कोई मेयर है बालेन शाह, जो लेफ्टिस्ट माने जाते हैं, उनके आदेश पर या उनके निर्देशन में, उनके आह्वान पर ये आगजनी और लोग रास्ते पर आ गए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जिस ढंग से चुन चुन कर वहां के पाकिस्तानी चाइनीज लोगों को भगाया गया, वहां के लेफ्टिस्ट लीडर को, पार्टियों को और नेताओं को, मंत्रियों को पीट पीट कर मारा गया, उनके घर जलाए गए, ये अगर अगर हम देखेंगे तो हमारे समझ में आता है कि ये सिर्फ बालेन नाम का कोई लेफ्ट लीडर आह्वान करता है और आगजनी हो गई, दंगा हो गया, ये मैं नहीं मानता। हाँ, शुरुआत की हो गई उन्होंने, लेकिन शुरुआत होने के बाद अगर आहिस्ता आहिस्ता उस पर कंट्रोल कोई दूसरे ने लिया है तो वो भी हो सकता है। मैं आपको एक उदाहरण दे दूंगा। इजिप्ट में अरब स्प्रिंग हुआ था, वहां भी यही हालत हुई थी। शुरुआत किसी ने की थी, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते मुस्लिम ब्रदरहुड उसमें घुस गया
और उन्होंने पूरा आंदोलन अपने कब्जे में ले लिया। शुरुआत डीप स्टेट ने की थी, लेकिन आंदोलन जिहादी हमास जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम ब्रदरहुड, उनके हाथों में चला गया था। तो कहने का मतलब ये कि टूल किट वगैरह वाले शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो आंदोलन उनके हाथ में रहेगा, उसकी लीडरशिप उनके हाथ में रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि जो सुशीला कार्की नाम की एक रिटायर्ड जज, जिनको टेम्पररी या अंतरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, उनका नाम अचानक आगे आया, कहीं नहीं था। बालेन शाह जो है लेफ्टिस्ट, उनका नाम चल रहा था और कुछ घंटों में पलट गया और सुशीला कार्की का नाम आ गया और बालेन शाह ने भी उनको सपोर्ट किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी लेफ्टिस्ट लीडरशिप, लेफ्टिस्ट पार्टियां वाइप आउट की जाती है, जनता पूरी की पूरी लिबरल लेफ्टिस्ट के खिलाफ होती है, उनको मारती है, और उसका लीडर ही लेफ्ट है, तो वो चुप बैठता है और अचानक से एक नई महिला का चेहरा सामने आता है, जो खुद को मोदी की भक्त मानती है, वो मोदी को आदर्श मानती है। उनका नाम आगे आने के बाद और उनके अपॉइंटमेंट होने के बाद इमीडिएटली वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते की बात करते हैं। तो ये मामला मुझे अलग दिशा में जाते हुए दिखाई दे रहा है। और अलग दिशा में जाने का कारण यह है कि अगर बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सब मामले हैं, तो उससे जल्द से जल्द बाहर निकलना है। और शांततापूर्ण अच्छा सुखी जीवन अगर नेपाली जनता चाहती है, तो इतने जल्दी नहीं हो सकता। ये तो बांग्लादेश ने प्रूव किया है, साबित किया है। श्रीलंका ने भी साबित किया है। श्रीलंका को भारत ने थोड़ी बहुत मदद की तो वो स्थिर हो गए, लेकिन बांग्लादेश ने भारत से पंगा लेने की कोशिश की तो भारत उसकी मदद नहीं कर रहा है, और मानो त्रिशंकु जैसा बांग्लादेश लटक गया है। और इस बैकग्राउंड पर, इस पार्श्वभूमि में अगर हम नेपाल की घटनाएं देखें, तो वहां सुशीला कार्की का आगमन और लोगों की अपेक्षाएं, इनका मेल जुटाए, तो मुझे लगता है कि भारत प्रेमी जनता इसमें आगे आ रही है, और आगे आते आते उनको शायद भारत की तरफ से मदद का हाथ आगे किया गया है। डायरेक्टली भारत ने कहीं हस्तक्षेप नहीं किया होगा, लेकिन एक बात साफ है कि ये भारत के लिए नया सरदर्द ना हो, यहां से शुरुआत हो गई। और जहां टूलकिट वगैरह डीप स्टेट एक्सपोज होने का समय आ गया, तब भारत से दोस्ती चाहने वाले लोगों ने इस आंदोलन की सारी लीडरशिप अपने हाथ में ले लिए, और शायद वहां से सुशीला कार्की का नाम आगे आ गया। अगर यही है तो लोगों को, नेपाल के लोगों को जल्दी में कोई रिलीफ चाहिए, जो सालों से उनके प्रॉब्लम्स है वो जल्द हल करने हैं, तो उनके लिए मुझे लगता है कि एक आसान रास्ता है कि वो भारत के नागरिक हो जाए और नेपाल भारत का 29वां राज्य बन जाए, भारतीय संघ राज्य का एक हिस्सा बन जाए। जिस दिन वो होते हैं उस दिन उनको भारत के नागरिकों को जो जो सुविधा भारत सरकार से मिलती है वो सब मिलने लगेगी, भले वहां से पैसा आया या ना आया। जैसे जम्मू कश्मीर, उनका बजट कुछ नहीं है, भारत सरकार की जेब से और खजीने से कश्मीर का जीवन चलता है, वैसे ही नेपाल का भी हो सकता है, और फास्ट हो सकता है। जो रास्ते पर उतरे उतरे हुए नौजवान है वो भी बोल रहे हैं हमको कोई सा मोदी जैसा नेता चाहिए, तो खुद मोदी क्यों नहीं चाहिए? अगर वोटिंग होता है और पूछा जाता है कि क्या भाई हम मोदी को चाहते हैं, तो मोदी के ही देश में शामिल क्यों ना हो? क्या नेपाल की जनता भारत की जनता होना चाहती है? अपनी संस्कृति, अपना कल्चर अलग रखते हुए
नेपाल के लोग भारत के नागरिक होने के लिए राजी हो गए। मुझे लगता है अगर सार्वमत लिया जाए तो उसके लिए बहुसंख्यक लोग हाँ कर देंगे, और गरीबों के नाम पर अय्याशी करने वाले जो लेफ्ट लिबरल होते हैं उनसे नेपाल की जनता तंग आ चुकी है। गरीब, प्रजातंत्र, ये शब्दों से जनता को नफरत हुई है। और ऐसी ऐसी जो बैकग्राउंड है, इसमें शायद हमारे दोस्त माने जाते हैं, ऐसे नेपाल में बहुत सारे गांवन के नागरिक हो गए, वो इस पर जोर देकर नेपाल को भारत में शामिल होने के लिए बाध्य कर सकते हैं। और ऐसा कुछ प्रक्रिया चल रही है, नेपाल में ऐसी कुछ बातें हो रही है, इसकी जानकारी मुझे मिली है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अभी मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार इसके लिए कुछ कर रही है, लेकिन कोई भी भारत जैसे बड़े देश होते हैं, अमेरिका, भारत, चाइना, ये अलग अलग या पड़ोसी देशों में जो कुछ चल रहा है उसमें परिस्थितियां बदलती है तो उनका ABCD प्लान तैयार होता है। तो भारत का भी नेपाल के बारे में ABCD अलग अलग प्लान रेडी हो गए, और उस प्लान में अगर नेपाल भारत में सम्मिलित होना चाहता है, शामिल होना चाहता है, तो ऐसी सिचुएशन में भारत क्या करेगा, इसकी भी रणनीति और नीति दोनों भी रेडी रहेंगे। अगर नेपाल की जनता ये झुकाव दिखाती है तो मुझे लगता है कि भारत ये करेगा, क्योंकि भारत के लिए नॉर्थ बॉर्डर पूरी की पूरी सेफ हो जाती है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। लेकिन मुझे जानकारी है कि नेपाल में कुछ लोग जो भारत प्रेमी है वो ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि अलग देश रहने से अच्छा है कि हम भारत का एक हिस्सा बन जाए, हम अपनी आइडेंटिटी, पहचान अलग रखे, कल्चर अलग रखे और भारत के नागरिक बन जाए। आप क्या सोचते, या आपको ये सोचना चाहिए? इसीलिए मैंने ये बात आपको कही है। मुझे जानकारी जो डायरेक्ट नेपाल से मिली है थोड़ी सी, लेकिन नेपाली जनता में जो चर्चा है उसकी जानकारी है। भारत इस पर क्या एक्शन करेगा इसकी जानकारी मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि भारत की खुफिया एजेंसी, भारत के फॉरेन मिनिस्ट्री, या जो भारत की होम मिनिस्ट्री वगैरह वगैरह, उनमें ऐसे संभावना होती है, उसके लिए पहले से तैयारी रहती है। हाँ, अब एक्टिवेट कब कौन होगा इसका मुझे पता नहीं। सुशीला कार्की क्या करती है देखते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।